हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है शेख अशर और आज हम देखते हैं सोर्सेस क्या है इंटरनेशनल लॉ के। इसी सीरीज में हम पहले चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख चुके हैं इंटरनेशनल लॉ के, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं देखे तो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। सो चलिए देखते हैं कि सोर्सेस क्या क्या है इंटरनेशनल लॉ के। तो सबसे पहले सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ देखने से पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ मतलब ये कि इंटरनेशनल लॉ जो है ओरिजिनेटेड या क्रिएटेड किस चीज़ से हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे वो है सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो मेन एम और ऑब्जेक्ट क्या है क्रिएट करने का इंटरनेशनल लॉ? तो वो है इंटरनेशनल लॉ क्रिएट करने का पीस मेंटेन करना और हार्मनी मेंटेन करना अमॉन्ग ऑल द नेशंस, जितने भी हैं वर्ल्ड में नेशंस, उनके बीच में हार्मनी एंड पीस क्रिएट करना। ओके, तो कुछ सोर्सेस है इंटरनेशनल लॉ के, जैसे कि हम कह सकते हैं ट्रीटी, कस्टम्स है, कन्वेंशंस है, एटीसी, और भी बहुत सारे हैं, बट इतना आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो गुड मार्क्स स्कोर करने के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। मीनिंग क्या है इंटरनेशनल लॉ का? इंटरनेशनल लॉ मतलब एक ऐसी बॉडी है जिसके रूल्स और रेगुलेशंस किसके द्वारा मान्यता प्राप्त है? यूनाइटेड नेशंस के द्वारा उन्हें रिकॉग्नाइज किया गया है और अप्लाई किया गया है। कहाँ पर? डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए। किसके बीच में डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए? स्टेट्स के बीच में। ओके, सो ये मीनिंग इंटरनेशनल लॉ का। इंटरनेशनल लॉ मतलब बॉडी ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस जो रिकॉग्नाइज्ड है यूनाइटेड नेशंस द्वारा और उन्हें अप्लाइड किया जाता है डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए स्टेट्स के बीच में। उसके बाद हम देखते हैं कौन कौन से सोर्सेस है इंटरनेशनल लॉ के। ओके, तो फर्स्ट सोर्स है इंटरनेशनल कन्वेंशन। ओके, सो जैसे म्यूनसिपल लॉ होता है फ्रेंड्स, जैसे म्यूनसिपल लॉ होता है, म्यूनसिपल लॉ बहुत स्ट्रांग होता है इंटरनेशनल लॉ के मुकाबले और वो मस्ट बाइंडिंग होता है विद इन द टेरिटरी। तो इंटरनेशनल लॉ का वैसे नहीं होता, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? कन्वेंशन साइन करने पड़ते हैं पार्टीज के द्वारा उसे अप्लीकेबल बनाने के लिए। कुछ कन्वेंशंस जो है, फॉर एग्जांपल वो लॉ ऑफ द सी कन्वेंशन एक है 1982 में, लॉ ऑफ द सी कन्वेंशन। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं जिनेवा कन्वेंशन, वो हुआ था 1958 में, और ऑन द टेरिटोरियल जोन। उसके बाद में हम देख सकते हैं विनेवा कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द ट्रीटीज, ठीक है, वो 1969 में हुआ था। तो ये कुछ एग्जांपल्स है कन्वेंशंस के। तो जब एक स्टेट होता है, एक स्टेट जब कन्वेंशन साइन करता है दूसरे स्टेट के साथ, तो वो कन्वेंशन जो है उसमें जितने भी एग्रीमेंट है, कंडीशंस है, तो वो सब फॉलो करने के लिए स्टेट क्या हो जाता है? बाइंडिंग हो जाता है। क्या हो जाता है? बाइंडिंग हो जाता है। सारे कन्वेंशंस में जो है लिखे हुए, क्या बोलेंगे हम उसको? ट्रीटीज, एग्रीमेंट, टर्म्स एंड कंडीशंस, वो स्टेट को फॉलो ही करने होते हैं, और जो स्टेट ने साइन किया है उसे वो उसे फॉलो करते हैं। तो ये क्या है? वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ है। तो उसके बाद क्या है इंटरनेशनल लॉ का? और एक सोर्स वो है ट्रीटीज। ओके, तो ट्रीटीज ये दो स्टेट्स के बीच में होती है, और ट्रीटीज में जो एग्रीमेंट्स हुए हैं दो स्टेट के बीच में किसी पर्टिकुलर चीज को लेके, और जो कंडीशंस और टर्म्स है, वो दोनों स्टेट को फॉलो करने होते हैं, बाइंडिंग होते हैं दोनों स्टेट पे जो जिन्होंने भी साइन की है ट्रीटी के अंदर। तो वो और एक बन जाता है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का सोर्स। ओके, ठीक है, ट्रीटीज इज ऑल्सो सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। फिर इंटरनेशनल कस्टम देखते हैं। ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत पुराना सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ है। ओके, बहुत पुराना और बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ है। कस्टम्स के लिए कुछ चीजें होना मैंडेटरी है, जैसे कि लॉन्ग स्टैंडिंग ऑफ कस्टम कह सकते हैं हम, लॉन्ग स्टैंडिंग ऑफ कस्टम होना चाहिए। फिर कस्टम नॉट अगेंस्ट जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, जैसे कि ये हम कह सकते हैं नेचुरल जस्टिस हो गया, या फिर उसके बाद हम कह सकते हैं और एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एक है, और उसके बाद हम कह सकते हैं कि इक्विटी, जस्टिस, गुड कंसाइंस के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए कस्टम, या फॉर एग्जांपल ऐसे ही कुछ चीजें, और इमेमोरियल टाइम से चलते आना चाहिए। बट कस्टम इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। कुछ हम जैसे देख सकते हैं कि डिप्लोमेट आज भी रखे जाते हैं, तो वो कस्टम्स ही है जिसके द्वारा डिप्लोमेट रखे जाते हैं। फिर कस्टम्स ही है जो भेजे जाते थे पहले वॉर के टाइम पर दोनों देशों के बीच में बात करने के लिए, उन्हें नहीं मारा जाता था, दूत कहते हैं उन्हें, तो वो भी कस्टम्स के द्वारा ही रखे जाते हैं। तो ये कुछ इंटरनेशनल कस्टम्स के पार्ट हो गए। फिर उसके बाद है जुडिशियल डिसीजंस। तो जो जुडिशियल डिसीजंस आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, देती है, तो वो बाइंडिंग होते हैं जस्ट उन्हीं पार्टीज पे जो केस है, ये बात सही है। लेकिन वो जो उनके डिसीजंस है वो अगर और पार्टीज फॉलो करना चाहे तो दे आर वेलकम। सो जुडिशियल डिसीजंस भी क्या है? इंटरनेशनल लॉ है। तो इंटरनेशनल लॉ के सोर्स है, इंटरनेशनल पब्लिक लॉ के, ये हम कह सकते हैं। उसके बाद है वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग, जो मेजर इंपॉर्टेंट चीज है, जनरल प्रिंसिपल्स जो है लॉ
जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ जो सिविलाइज नेशंस है उनके द्वारा रिकॉग्नाइज किए गए हैं। तो ऐसे जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ कौन कौन से हैं? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कह सकते हैं, ठीक है। फिर स्टोपल का प्रिंसिपल कह सकते हैं। फिर उसके बाद हम कह सकते हैं रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल। ये सम एग्जांपल्स है, मतलब जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ जो रिकॉग्नाइज किए गए हैं। किन्होंने रिकॉग्नाइज किए हैं? ऑल द नेशंस ने, ठीक है। ऑल द नेशंस ने रिकॉग्नाइज जो किए, ठीक है। तो ये फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं, ठीक है। और ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये सारे नेशंस ने रिकॉग्नाइज किए होने चाहिए, जो मेजर सिविलाइज नेशंस है तो ही बनेंगे, ठीक है। उसके बाद अदर सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ देखते हैं। उसमें आएंगे जुरिस्टिक ओपिनियन, ओके। जुरिस्टिक ओपिनियन यानी जो मशहूर जुरिस्ट होते हैं, ठीक है, जिन्होंने काफी सारी बुक्स या थेरीज लिखी हुई है इंटरनेशनल लॉ के बारे में, उनका ओपिनियन एज द मैटर ऑफ फैक्ट। अगर कोई चीज या कोई जगह पर कोर्ट अटक जाए जहां पर उसे समझ नहीं आएगी इस चीज में क्या करना चाहिए, या बेनिफिशियल हो ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए वो जुरिस्टिक ओपिनियन, तो वो अप्लाई किया जा सकता है इंटरनेशनल लॉ में, ठीक है। ठीक है, ओके। तो ये जुरिस्टिक ओपिनियन। रेजोल्यूशन ऑफ जनरल असेंबली। तो जनरल असेंबली जो है तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका? यूनो का, ठीक है। यूनो का जनरल असेंबली एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जनरल असेंबली के द्वारा जो भी रेजोल्यूशन पास होते हैं मेजोरिटी से, क्योंकि जनरल असेंबली में लगभग सारे कंट्रीज हैं वर्ल्ड के, तो इसलिए जो भी रेजोल्यूशन पास होते हैं जनरल असेंबली में वो ट्रीट होते हैं एज अ लॉ, बिकॉज उन्हें सभी कंट्रीज मिलकर पास करती हैं, ठीक है। तो वो भी लॉ की तरह ट्रीट होंगे, ओके। उसके बाद हम देखते हैं डिसीजंस ऑफ जुडिशियल एंड ट्रिब्यूनल्स। जुडिशियल और ट्रिब्यूनल के जो डिसीजंस हैं, तो जो डिसीजंस इंटरनेशनल आर्बिट्ररी ट्रिब्यूनल देते हैं वो वन ऑफ द इंटरनेशनल मेन सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ है, बिकॉज रूल्स और रेगुलेशंस जो इंटरनेशनल आर्बिट्ररी ट्रिब्यूनल के द्वारा बनाए जाते हैं किसी डिस्प्यूट में, उन्हें भी हम पब्लिक इंटरनेशनल लॉ मान सकते हैं। उसके बाद में इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइज, ठीक है। तो ये इक्विटी का यूज कर सकता है कोई कोर्ट अगर फंस जाए कहीं पे इंटरनेशनल मैटर को डिसाइड करते हुए, अगर उसके पास पर्याप्त दूसरे रिसोर्सेज ना हो तो ये रिसोर्सेज भी यूज किए जा सकते हैं इन दैट केस। तो तब भी हम मानेंगे कि ये एक सोर्स है किसका? इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। इक्विटी एंड जस्टिस एंड गुड कंसाइंस भी ले सकते हैं इसमें, ओके। तो लास्ट सोर्स है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का डिसीजंस जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन उनके ऑर्गन्स के द्वारा दिए जाते हैं। तो यूएनओ है, यूएनओ, ठीक है। तो यूएनओ के कुछ ऑर्गन्स है, फॉर एग्जांपल डब्ल्यूएचओ हो गया, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ हो गया, फॉर एग्जांपल यूएनओ के और ऑर्गन्स हैं जैसे कि आईएमएफ हो गया, ठीक है। तो इनके द्वारा जो रूल्स है इस्टेब्लिश किए हुए वो भी ऑल्सो किसमें कंसिडर किए जाएंगे? लॉ में कंसिडर किए जाएंगे, ओके। जो उनके द्वारा रूल्स क्रिएटेड किए, क्योंकि अल्टीमेटली दे आर ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशंस ऑफ यूएनओ, इन जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बाद में एट लास्ट हम देखेंगे फ्रेंड्स कंक्लूजन, ठीक है। तो कंक्लूजन में हम क्या कह सकते हैं? वेरियस सोर्सेस है किस चीज़ के? इंटरनेशनल लॉ के, बट मेन इंपॉर्टेंट सोर्सेज क्या है? कन्वेंशन है, उसमें ट्रीटीज है, कस्टम्स है, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशंस। तो ये चार है, और बाकी के जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन सोर्सेज नहीं है, उनमें आएंगे आप कह सकते हो जुडिशियल डिसीजंस आएंगे, जुरिस्टिक ओपिनियन आएंगे, ठीक है। उसके बाद इक्विटी, जस्टिस, गुड कंसाइज भी कह सकते हैं, ओके। तो ये सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेल. If you have any problem regarding this, please let me know in the comments. I will try to answer it with my best of knowledge. ठीक है, thank you so much friends.